हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। हम लोग भारतीय भूगोल में खासकर मृदा के बारे में पढ़ रहे थे और मृदा से संबंधित कई सारे वीडियो आपके पास पहुंच चुकी होंगी। उसको आपने देखा होगा, अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो आज हम लोग जो मृदा के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं वो होगा मृदा अपरदन। उसके अलावा उसका प्रकार और उसका प्रभाव क्या होगा, कि मृदा अपरदन क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, इसके संदर्भ में पढ़ना है। और मेरे हिसाब से मृदा अपरदन से एक सवाल आपको, दो सवाल मिल ही जाते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो हमारे लिए नॉलेज के लिए बेहतर है कि मृदा अपरदन होता क्या है, कितने प्रकार है, कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, और जब सिलेबस में है तो आना तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं और हमें देखना है क्या, मृदा अपरदन। फिर इसका देखना है क्या, प्रकार व उसके प्रभाव और प्रभाव। ठीक है, ये हमें देखना है, पढ़ना है। मृदा अपरदन, प्रकार व उसके प्रभाव, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस वाले पे, मृदा अपरदन पे चलते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजिंग, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन। तो ये हमें देखना है सॉइल इरोजन। ठीक है, ये क्या है सॉइल इरोजन। देखो, सॉइल इरोजन में इतना आप समझो कि जो मृदा की जो ऊपरी संस्तर होती है, होरिजोन्स यानी जो लेयर होती है, मृदा के ऊपरी परत का नष्ट हो जाना ही क्या है, मृदा अपरदन है। अब ये मृदा अपरदन कई प्रकार से हो सकता है भाई। मीडियम तो कई सारे हो सकते हैं ना इसका अपरदन का। हो सकता है कि वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाती है, जब मृदा अपरदन होता है तो एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पे जाती है, तो उसके लिए मीडियम तो कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो मिट्टी हवाओं के माध्यम से चली जाए दूसरे स्थान पर। हो सकता है कि वो जल के माध्यम से दूसरे स्थान में चली जाए। हो सकता है कि वो लैंडस्लाइड भी हो सकता है। होने के लिए वो हिमानीकृत यानी कह सकते हैं कि ग्लेशियरों के माध्यम से भी दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो मृदा अपरदन का सीधा अर्थ है कि मृदा के ऊपरी संस्तर का नष्ट हो जाना। अब वो कैसे हो रहा है वो अलग का विषय है। ठीक है, तो पहला में पॉइंट क्या रखना है कि मृदा अपरदन क्या है, कि मृदा के ऊपरी संस्तर, या इसको परत भी कह सकते हैं, अपने शब्दों में समझ लें। तो मृदा के ऊपरी संस्तर का नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, यही कहलाता है क्या, आपका मृदा अपरदन। ठीक है, यानी कि जब कभी भी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाए, या दूसरे अर्थों में भी तो कह सकते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं दूसरे अर्थों में, अर्थात लगा के लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना।
चले जाना, कि चला जाना, चला जाना, ठीक है, क्या होगा, चला जाना। स्थान पर ठीक है, चला जाना। तो ये क्या कहलाएगा आपका मृदा अपरदन। वो अब मीडियम कोई भी हो सकता है, वो अलग की बात है, ठीक है। तो मृदा अपरदन आपने देखा कि भाई ये क्या है। एक पॉइंट आपको ये समझना चाहिए कि मृदा अवकर्षण क्या होता है। अगर ये एक पॉइंट दे रखा हो कि मृदा अवकर्षण या डिग्रीडेशन भी कह सकते हैं, डिग्रीडेशन, क्या बोलेंगे इसे, डिग्रीडेशन। ठीक है, डिग्रीडेशन, मृदा अवकर्षण यानी डिग्रेडेशन, ये क्या है। तो इसमें हम सीधा एक शब्दों में भाई एक लाइन में ये कह सकते हैं कि जो मृदा है, मिट्टी है, मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, यानी जो उसमें फर्टिलिटी है, उर्वरता शक्ति की कमी हो जाना या हास्य हो जाना, कम हो जाना, ये कहलाता है मृदा अवकर्षण। इसमें क्या होता है कि मृदा का जो पोषण स्तर होता है वो नीचे गिर जाता है, डाउन हो जाता है, और उसमें फसल अच्छी नहीं होती है, यही इसका अर्थ होता है। तो मृदा अवकर्षण का मतलब है कि मृदा में उर्वरता शक्ति की उर्वरता शक्ति की कमी हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है। और इसमें होगा क्या, इसमें क्या होता है कि मृदा की क्या होता है, जो पोषण स्तर गिर जाता है। मृदा की क्या होता है, मृदा की पोषण स्तर जिसमें क्या होगा, मृदा का जो पोषण स्तर, ठीक है, गिर जाता है, ठीक है। जब पोषण स्तर गिर जाएगा तो फसल अच्छी तो कभी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होती है, नहीं होती, ठीक है। तो क्या आपको दो पॉइंट समझ में आया, मृदा अपरदन और मृदा अवकर्षण, ठीक है। एक पॉइंट अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग, अपक्षय क्या होता है, तो ये कह सकते हैं कि चीज़ों का टूटना फूटना ही आपका अपक्षय होता है, ठीक है ना, अपक्षय। तो पहले चीज़ें इसमें क्या होगा कि पहले तो अपक्षय होगा, उसके बाद की प्रक्रिया अपरदन। ध्यान रखिएगा कि पहले अपरदन नहीं होता है, पहले अपक्षय होगा, पहले का वो टूटेगा फूटेगा, फिर तो अपरदन होगा उसका, फिर अपरदन होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी जो एरिया हो, मैदान हो, वो अपरदन हो जाए उसका, नहीं, पहले वो टूटेगा फूटेगा, अपक्षय होगा, तब अपरदन होगा। यानी वेदरिंग की प्रक्रिया पहले है और इरोजन प्रक्रिया बाद है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अगर सवाल अगर आपके सामने हो कि भाई अपक्षय क्या है, अपक्षय यानी वेदरिंग, वेदरिंग। तो अपक्षय का मतलब आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ
का टूटना, फूटना या कण वियोजित होना, कण वियोजित होना, अलग अलग होना, वियोजित होना। ठीक है, ये होता अपक्षय, ये क्या होगा अपक्षय। ठीक है, तो ये चीज, ये भी अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अपक्षय है ये अपर्दन की पहले की प्रक्रिया है। अपक्षय जो है, अपक्षय जो है, अपक्षय अपर्दन से पहले की प्रक्रिया है। यानी कि पहले क्या होगा, पहले अपर्दन हो, पहले अपक्षय होगा। अपक्षय अपर्दन से पहले की प्रक्रिया है, तो पहले अपक्षय होगा फिर अपर्दन होगा, फिर क्या होगा, फिर अपर्दन होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, और यहाँ देखते हैं कि क्या कारण है इसका, मृदा अपर्दन का। मृदा अपर्दन के कारण क्या है, तो यहाँ पे डालते हैं हेडिंग और लिखते भी मृदा अपर्दन के कारण। ठीक है, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या क्या मेनली रीजन है मृदा अपर्दन का। ठीक है, चलिए पहला एक आप देखेंगे निर्वनीकरण। निर्वनीकरण, ठीक है, निर्वनीकरण। अब सवाल है कि निर्वनीकरण क्या है। निर्वनीकरण यानी कुल मिला के अपने शब्दों में हम लोग वनों उन्मूलन समझ सकते हैं, यानी वनों का कम होना। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वनीकरण। ठीक है, तो निर मतलब होता है बिना, निर मतलब बिना, वन मतलब फॉरेस्ट, वन मतलब फॉरेस्ट। तो यानी कि जब वन ही नहीं रहेंगे तो क्या मृदा अपर्दन ज़्यादा होगा, क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल ज़्यादा होगा। लेकिन सही मायने में निर्वनीकरण है क्या, देखिए मैं अगर बात करूँ, जो आपके वृक्ष होते हैं, वृक्ष यानी कि जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं मृदा अपर्दन में कह सकते हो उस संरक्षण में सहायक देते हैं। जो आपके वन हैं, ये जो जल की बहाव है और जो पवन की गति है, इसको पहली बात तो कम करते हैं। यानी अगर जितना ज़्यादा वन होगा, अगर जो कभी बाढ़ आ भी जाती है या हवाएं तेज चलती भी हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। और उसके प्रभाव को कम करेंगे तो मृदा अपर्दन क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो निर्वनीकरण से आपको ये समझना है कि जितने भी आपके वन हैं वो क्या करते हैं कि वायु की गति और जो जल की गति है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और जो वृक्ष की जड़ें हैं, जो वृक्ष की जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के भी तो रखती हैं, मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। लेकिन अब हुआ क्या है कि वृक्षों की हमने क्या की है, जो कटाई की है और उसका अविवेकपूर्ण तरीके से जो उसका हमने दोहन किया है, इसकी वजह से जो मृदा अपर्दन में तीव्रता बढ़ गई है। यही क्या है, निर्वनीकरण है। यही क्या है, निर्वनीकरण है। तो चलो देखते हैं निर्वनीकरण क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए एक पॉइंट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो वृक्ष है, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष ये कहते हैं, वृक्ष जो है ये पानी के बहाव और वायु की गति को
गति को कम करते हैं, ठीक है, कम करते हैं तथा पौधों की जड़ें यानी वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़कर रखती हैं जकड़कर रखती हैं। जिससे मृदा अपरदन कम होता है, परंतु वृक्षों के अविवेकपूर्ण दोहन व कटाई से मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ जाती है। यानी कुल मिला के एक शब्द में आप समझे तो निर्वनीकरण का मतलब हो गया, सीधा सा मतलब हो गया वनोन्मूलन। ठीक है, क्या हो गया? वनोन्मूलन। ठीक है, यानी कि कुल मिला के वनों को काटना। ठीक है, वनों को काटना यानी वनों की संख्या में क्या करना? कमी करना। यही तो है आपका निर्वनीकरण। यही क्या है? निर्वनीकरण है। ठीक है, ये तो रीजन ये हो गया। उसके अलावा हम लोग दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं क्या कि भाई अवैज्ञानिक तरीके से पशुचारण या फिर अत्यधिक पशुचारण की बात करते हैं। अगर पशुचारण हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से पशुचारण किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं कि अवैज्ञानिक पद्धति से अत्यधिक पशुचारण। ठीक है, ये तरीका एक है अत्यधिक पशुचारण। तीसरा आपका देखेंगे भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। चौथा अगर देखें तो कह सकते हैं वायु अपरदन। ठीक है, जल अपरदन, हिमानी अपरदन। ठीक है, तो ये सारे क्या है? रीजन हो सकते हैं किसके? मृदा अपरदन के। ये सारे क्या हैं? कारण हैं। नहीं, ये हो सकते हैं। अच्छा, मृदा अपरदन कहीं ना कहीं झूम कृषि करने से भी होती है, नहीं होगी भाई? अगर मैं बात करूँ तो झूम कृषि करने से भी तो मृदा अपरदन हो सकता है। झूम कृषि, क्योंकि ये जो झूम कृषि होती है ये कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक तरीके से कृषि होती है। इसमें भी तो वनों को, झाड़ियों को काटा जाता है, तो ये भी एक अवैज्ञानिक तरीका है ये कृषि करने का। ठीक है, तो मृदा अपरदन के कारण क्या हो सकते हैं? देखो, निर्वनीकरण है, अवैज्ञानिक पद्धति से अत्यधिक पशुचारण है, भूस्खलन है,
झूम कृषि है, वायु अपर्दन है, जल अपर्दन है, हिमानी है, इन सारे की वजह से। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं मृदा अपर्दन के प्रकार। क्या देखेंगे? मृदा अपर्दन के प्रकार या चरण। तो आप डालेंगे क्या भी मृदा अपर्दन के चरण या फिर प्रकार। मृदा अपर्दन के चरण या प्रकार, ये लिखना है। वैसे मैं अगर सामान्यतः बात करूं तो मृदा अपर्दन के 5 चरण होते हैं। मृदा अपर्दन के 5 चरण होते हैं। मृदा अपर्दन के कितने चरण होते हैं? सामान्यतः 5 चरण होते हैं। ठीक है, फिर कौन कौन से होते हैं? देखो, तो पहला तो अपर्दन, चलो देखते हैं। पहला आपका है भाई बूंद अपर्दन। क्या होगा? बूंद अपर्दन, या इसे इंग्लिश से कहते हैं आसफल इरोजन। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसे? आसफल इरोजन, इरोजन। ठीक है, अब सवाल इसमें आपसे ये पूछा जाता है, आपसे कि मृदा अपर्दन का पहला चरण कौन सा है? तो वो ये कौन सा है? बूंद अपर्दन। ठीक है ना? मृदा अपर्दन का पहला चरण क्या है? ये बूंद अपर्दन है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो आपकी सूखी मिट्टी है, तो जो सूखी मिट्टी है तो इस पे जब कभी वर्षा होगी तो वर्षा की जो बूंद है वो क्या करेगी? इस सूखी मिट्टी पर प्रतिघात करेगी, और जब प्रतिघात मतलब जिसमें चोट लगाएगी, मार करेगी, तो मृदा के कण क्या होंगे? वो वियोजित हो जाएंगे, यानी वो टूट जाएंगे, अलग अलग टुकड़ों में वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो वो केवल अभी टूटेगा, लेकिन जैसे ही अगर वो बारिश की बूंदें लगातार होती रही तो अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? परत अपर्दन का, यानी सीट इरोजन का। जब जल का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा तो अब क्या करेगा? जो मृदा के कण जो टूटे अलग अलग हुए हैं तो उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अगला होगा जिसे हम बोलेंगे रील अपर्दन और नालिका अपर्दन, है नहीं? तो आगे की प्रक्रिया से चलती होगी। तो ध्यान रखिए, बूंद अपर्दन में क्या रखना है कि ये मृदा अपर्दन का पहला चरण है। ये क्या है? तो मृदा अपर्दन का क्या है? ये पहला चरण है, पहला चरण है। तो मृदा अपर्दन का पहला चरण कौन सा है? तो बूंद अपर्दन। ठीक, इसमें होता क्या है? तो कहेंगे इसमें क्या होता है? तो इसमें बताएंगे कि सूखी मिट्टी पर बूंदों के सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदों से प्रतिघात के कारण मिट्टी के कण वियोजित, मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो मिट्टी वहीं पे है, ये कहीं जाएगी नहीं। वियोजित यानी कि विघटित कह सकते हो,
वो भी बात सही है। तो अभी मिट्टी क्या है, अभी मिट्टी वही है, कहीं गई नहीं है। जब मृदा अपरदन का जो पहला चरण है बूंद अपरदन, उसमें मिट्टी पे क्या होता है कि पहली मान लो बूंद पड़ी, एक बूंद पड़ा, दो बूंद पड़ी उस पर, तो अब जो मृदा के जो कण है ना वो थोड़ा सा विघटित होना हो जाएंगे, अलग अलग होना हो जाएंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू बूंद बारिश की बूंदें अगर पड़ती रहीं तो वो जो मृदा के कण वियोजित हुए हैं वो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बूंद अपर्दन। ठीक है, ये क्या है, बूंद अपर्दन। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका है, आपका देखो भाई, परत अपर्दन। परत अपर्दन यानी सीट इरोजन। सीट इरोजन, तो ये मृदा अपर्दन का दूसरा चरण है। कह सकते हैं क्या है कि ये मृदा अपर्दन का क्या है, दूसरा चरण है। दूसरा चरण है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मृदा अपर्दन का चरण कौन सा है, किसको कौन से चरण में रखा गया है, क्योंकि मान लो कभी भी आपका सवाल बन सकता है कि मृदा अपर्दन के चरणों का क्या लगाएं, क्रम लगाएं। ठीक है, क्या लगाएं, क्रम लगाएं, तो आपको क्रम फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बूंद अपर्दन हो गया, परत अपर्दन हो गया। अब परत अपर्दन में क्या होगा कि जितने भी मृदा के कण वियोजित हुए होंगे, अब वो क्या करें, धीरे धीरे क्या करेंगे कि एक सीट के रूप में वो जो वियोजित कण है मृदा का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर देगा। जब परत अपर्दन होता है तो ये समझ लो कि कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर सवाल ये हो कि कौन सा अपर्दन है जो सबसे अधिक हानिकारक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, परत अपर्दन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परत अपर्दन में क्या होता है कि जितने भी मृदा का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्से में आप जैसे वो पोषक तत्व या खनिज पदार्थ या उसकी जो उसमें फर्टिलिटी है, वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। इस स्थिति में किसान अगली बार जब फसल बोएगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें उर्वरता शक्ति तो है ही नहीं है। तो इसीलिए किसानों की अगर बात करें तो किसानों का मृत्यु हम लोग कहते हैं, किसानों का मौत कहते हैं। ठीक है, किसानों का मौत कहते हैं परत अपर्दन को। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि बूंदों के निरंतर प्रहार के कारण पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव होने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बूंदों के निरंतर कैसे, तो बूंदों के निरंतर जो प्रवाह है या फिर कहते हैं प्रहार है, बूंदों के निरंतर प्रहार, बूंदों के निरंतर प्रहार से मृदा परत के रूप में, मृदा परत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू करती है। ठीक है, यह अपर्दन सर्वाधिक हानिकारक है। सर्वाधिक हानिकारक है क्योंकि मृदा
का सूक्ष्म और अति उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, किसानों का मौत कहते हैं। तो किसानों का मौत किस अपर्दन को कहते हैं, तो परत अपर्दन को कहते हैं, किसानों का मौत कहते हैं। ठीक है, किसानों का मौत कहते हैं। वैसे परत अपर्दन आप देखेंगे तो ये खासकर जो समतल भूमियाँ होती हैं ना, जो इक्वल होती है, मतलब बराबर होती हैं, समतल भूमियों पर ये खासकर आपको मिलेगा। और ये जब मूसलाधार वर्षा होती है ना, मूसलाधार वर्षा का मतलब है कि बहुत ही तेज़ी के साथ लेकिन कम समय के लिए जब वर्षा होती है उसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं। तो जब तेज़ी के साथ होगा तो जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा मिट्टी पे प्रहार होगा, वो वियोजित होगा और उतने ज़्यादा अपर्दन शुरू होगा इसमें। ठीक है, तो ये अपर्दन जो आपका है ना, ये अगर सवाल ये हो कि भाई ये अपर्दन कहाँ होता है, किस प्रकार की भूमि पर होता है, तो ये अपर्दन आप कह सकते हैं कि समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद, ठीक है, मूसलाधार वर्षा के बाद ये अपर्दन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भाई बड़ी खतरनाक होता है अपर्दन, परत अपर्दन। आगे आ जाओ, अगला है आपका रिल अपर्दन। अगला क्या आपका है, रिल अपर्दन। रिल अपर्दन रिल अपर्दन, तो ये आपका तीसरा चरण है ना, रिल अपर्दन। रिल अपर्दन तीसरा अपर्दन का ही चरण है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि परत अपर्दन के बाद की प्रक्रिया है रिल अपर्दन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि जो आपके जो खेत की मिट्टियाँ होती हैं वो पता चलेगा कि वो छोटी छोटी क्या बना लेंगी, गहरी नालियाँ बना लेंगी। जब छोटे छोटे गहरी नालियाँ ये बना लेती हैं, जब उसमें जब मिट्टी का कटाव बहाव होता है, उसे ही हम लोग रिल अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिल अपर्दन, उसे ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इससे क्या होगा कि जो बहता हुआ जल है, कह सकते हैं बहता हुआ जो आपका जल है, वो जब गहरी मतलब कम गहरी और छोटी नालियाँ बनाकर बहना शुरू होता है, प्रवाहित होना शुरू होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिल अपर्दन कहते हैं। तो रिल अपर्दन क्या है, देखो, जब प्रवाहित जल कम गहरी व छोटी नालियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिल अपर्दन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिल अपर्दन
ठीक है। यह अपर्दन कृषि भूमि व अतिचारित भूमियों पर देखी जाती है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कम गहरी नाली बनाकर जब शुरू हो जाए, बहना शुरू हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा अपने गांव में मिट्टी का जो कटाव होता है तो उसमें कुछ कम गहरी नालियाँ बनाकर जल का प्रवाह होता है, उसे कहते हैं रील अपर्दन, ठीक है। अब आते हैं अगला जो चौथा इसका अपर्दन का जो कह सकते हैं कि प्रकार है, वो है अवनालिका अपर्दन, ठीक है। इसे कहेंगे गली इरोजन। क्या बोलेंगे? गली इरोजन। गली इरोजन, ठीक है। क्या बोलेंगे? गली इरोजन, ठीक है। क्या है? गली इरोजन। कहोगे ये क्या होगा? इसमें क्या होता है? इसमें आप देखिए कि जब जो रील अपर्दन ये है ना, रील अपर्दन, जब रील अपर्दन की जो नालियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा गहरी और कह सकती थोड़ी विस्तृत हो जाए, जब ज़्यादा गहरी और थोड़ी बड़ी हो जाए, विस्तृत हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। ये अपर्दन क्या करता है कि जो कृषि भूमियाँ होती है ना, उनको लगभग 2 हिस्सों में बांट देता है या कई हिस्सों में बांट देता है उसको। तो जो कृषि वहाँ अनुपयुक्त हो जाती है, वो कृषि लायक वो खेत बचता नहीं है, वो कृषि लायक खेत बचता नहीं है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं एक प्रकार का बेहतर अपर्दन नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही बेकार अपर्दन है। इसमें पूरा खेत ही 2-2, 4-4 खंडों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। या आपने अवनालिका अपर्दन सुना होगा। अवनालिका अपर्दन से प्रभावित हमारा यूपी का जिला कौन सा है? तो वो इटावा है। कौन सा है? इटावा है। खासकर जो हालत जल अपर्दन हुआ है, चंबल नदी सुना होगा। चंबल नदी क्या करती है? हमारे यूपी में इटावा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या कर रखा है? अपर्दन कर रखा है। कैसा? अवनालिका अपर्दन। और मध्य प्रदेश का जो आपका मुरैना क्षेत्र है, वहाँ पे भी तो चंबल नदी ने अपर्दन कर रखा है, ठीक है। तो अवनालिका अपर्दन देखिएगा, इसमें क्या होगा कि रील अपर्दन की नालियाँ गहरी और विस्तृत हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। इसमें कृषि भूमियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं, जो कृषि हेतु अनुपयुक्त हो जाती हैं, अनुपयुक्त हो जाती हैं, ठीक है। और अवनालिका अपर्दन जहाँ पे होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्खात भूमि या ऊबड़ खाबड़ भूमि। तो यहाँ पर धरना कि जहाँ इनकी संख्या अधिक होती है, मतलब जिन प्रदेशों में कह सकते हैं या जिस क्षेत्र में
जहाँ इनकी संख्या अधिक होती है उन्हें उत्खात या ऊबड़ खाबड़ भूमि कहते हैं। ऊबड़ खाबड़ भूमि कहते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लूँ और ये कहा जाए कि चंबल का बीहड़, चंबल का बीहड़, चंबल का बीहड़। तो चंबल का बीहड़ जो ये है, ये ध्यान रखना अवनालिका, अपरदन से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, प्रभावित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, इसमें मतलब ये लिखा ना गली, गली समझते हो ना अपने वही मोहल्ले वाली गली। ठीक है, तो जो मोहल्ले वाली आपकी गली है ना, समझ लो वैसी ऐसी खेतों की भूमि में खाइयाँ बन जाती हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी सब 10-10, 20-20 फीट की खाइयाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब डाकुओं को छिपने की जगह भी बन जाती है। आप देखोगे एमपी अगर कभी आ जाए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अवनालिका अपरदन से ज़्यादा प्रभावित है, तो वो एमपी का क्षेत्र है, कौन सा, मुरैना क्षेत्र, और यूपी में इटावा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो चंबल का बीहड़ आपको कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्र में। ठीक है, बाकी हमारा यूपी का इटावा भी क्षेत्र अवनालिका अपरदन से क्या है, प्रभावित है। अगर हम बात करें अवनालिका अपरदन से, तो यूपी का इटावा जिला क्या है, प्रभावित है, प्रभावित है। ठीक है, तो चंबल नदी ने यहाँ पे अपरदन कर रखा है। ठीक है, चलो अब देखो अगला एक है आपको मिलेगा धारा चैनल अपरदन। ठीक है, कौन सा है, पांचवा और अंतिम कौन सा है, तो धारा चैनल अपरदन, यानी कि स्ट्रीम चैनल इरोजन बोल सकते हैं। स्ट्रीम चैनल अपरदन। ठीक है, स्ट्रीम चैनल इरोजन। ठीक है, धारा चैनल। इसके बारे में बस थोड़ा सा आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अपरदन तब तक होता रहेगा जब तक कि ढाल की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, जब जल एक मोटी धारा में प्रवाहित होने लगे, ठीक है, जब जल, देखो जब जल मोटी धारा में प्रवाहित होने लगे और चैनल को तब तक अपरदित करता रहे जब तक स्थिर ढाल न प्राप्त
कर ले। ठीक है, तो इसे कहेंगे धारा चैनल अपर्दन। ठीक है, मतलब वो कितना काटेगा, काटता रहेगा, जब उस साइड में भी वही साइड में लेवल बराबर हो जाएगा तो उसे कहेंगे धारा चैनल। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपर्दन का क्रम क्या रहेगा। जो अपर्दन है ना उसका क्रम क्या रहेगा, सही प्रक्रिया क्या है। हम ये कहें कि मृदा अपर्दन का जो सही प्रक्रिया है वो क्या है, सही प्रक्रिया। ठीक है, इसका क्या होगा, सही प्रक्रिया। तो देखो पहले हमने देखा पहला कौन सा अपर्दन होता है भाई, पहला अपर्दन कौन है, पहला अपर्दन ये है आसफाल अपर्दन, ये पहला था, है नहीं, ये क्या था, पहला था। इसके बाद में कौन सा अपर्दन हो रहा था, परत अपर्दन हो रहा था। इसके बाद में देखो कौन सा हो रहा था, रिल अपर्दन हो रहा था, नहीं रिल अपर्दन हो रहा था। इसके बाद में कौन सा हो रहा था, इसके बाद में हो रहा था आपका अवनालिका, अवनालिका अपर्दन हो रहा था। इसके अलावा पांचवा कौन था, तो धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन। तो ये एक सही प्रक्रिया है, क्या एक सही एक प्रक्रिया है इसका। ठीक है, जैसे इसको हम लोग कहते क्या था, प्लास, फिर है आपका सीट, फिर है आपका रिल, फिर आपका है यहाँ पे देखो अवनालिका मतलब गली, गली, फिर आपका कौन सा है, स्ट्रीम, चैनल। तो ये एक सही प्रक्रिया है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा ये आप ध्यान रख सकते हो क्या, यहाँ पे एक नोट में लिख दे, ध्यान रखिएगा कि 1953 में क्या बना था, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड बनाया गया था। ठीक है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड बनाया गया था 1953, दिख रहा है ना, 1953, ध्यान रखना 1953 में। ठीक है, अब नए स्लाइड पे आओ और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं अब देखने के लिए मृदा संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में देखो बांट लेते हैं इसको। कौन कौन से, एक होगा सामाजिक, जैविक और एक होगा यांत्रिक। ठीक है, एक होगा भाई यांत्रिक उपाय, एक हो जाएगा जैविक उपाय, जैविक उपाय, और तीसरा हो जाएगा सामाजिक उपाय, सामाजिक उपाय। तो भाई ये 3 उपाय कर कर हम लोग मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो देखो यांत्रिक उपाय में क्या आएगा, पहला आ गया इसमें कंटूर फार्मिंग करो, है नहीं, कंटूर फार्मिंग, मेड़बंदी करो, या पत्थर के मेड़ बना लो या चट्टान बांध बना लो, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे समुच्च रेखीय कृषि कर ले, इसे कंटूर फार्मिंग कहते हैं ना, कंटूर फार्मिंग ये कर लो। दूसरा आप इसमें कंटूर फार्मिंग हो गया, समझ रहे, इसे मेड़बंदी कर लेते हैं, मेड़बंदी। ठीक है, तीसरा इस आप
कह सकते हो कि पत्थर, कह सकते हैं कि पत्थर के आप मेड़ बना सकते हैं, पत्थर के मेड़, या चट्टानी बांध, तो भाई रुक सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें जैविक वाले में क्या आ जाएगा, जैविक वाले में इसमें जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते हैं फसल चक्र, यानी इस साल कम गहरी जड़ वाली फसल बो तो अगले साल गहरी जड़ वाली फसल बो, है नहीं, ताकि ऊपर जो उर्वरता शक्ति होगी पहले उसका यूज कर लेंगे, फिर नीचे होगा उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, फसल चक्र। दूसरा है इसमें आपके पट्टीदार खेती, यानी कुल मिला के भाई बात कर रहे हैं जैविक खेती, या फिर आप करोगे हरी खाद प्रयोग कर लो, है नहीं, हरी खाद का प्रयोग कर लो। चौथा आप कृषि वानिकी भी तो कर सकते हैं, कृषि वानिकी भी कर सकते हैं। चौथा है आपका पलवार या मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग हो गया। ठीक है, छठा भी क्या कुछ हो सकता है क्या इसमें। ठीक है, और वृक्षारोपण भी तो कर सकते हैं, वृक्षारोपण। ठीक है, और इस साइड में देखिएगा, इस साइड में क्या कर सकते हो, इस वाले में देखो, इसमें हो सकता है हमारा झूम कृषि के रोक कर सकते हैं। ठीक है, फिर सामाजिक अगर बात करें तो अति चराई बंदी नहीं होगा, अति चराई बंदी। तीसरा है भाई कुल्हाड़ी बंदी, जो लोग कुल्हाड़ियाँ लेके पहुँच जाते हैं कहाँ, जंगल में, और शुरू कर देते हैं। ठीक है, और चौथा है लोक सहभागिता, यानी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि हाँ कि ठीक है हमें वन नहीं काटना चाहिए, कटता है तो इससे हमारी ही क्या होगी, समस्या होगी। तो अब देखो हमें इसमें किसको समझना है, किसको। ठीक है, एक तो समझना है हमको यहाँ पे देखो कृषि वानिकी को, मल्चिंग को समझना है। ठीक है, दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में क्या है। ठीक है, और समोच्च रेखीय कृषि तो जानते ही हो कि पहाड़ों पे ऊंचे ढाल पर हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक पॉइंट ये देखो कि हाँ कि ये पॉइंट ये क्या है आपका। ठीक है, जो मल्चिंग की बात करते हैं ना, पलवार या मंचिल, ये पूछा गया सवाल है कि ये क्या होता है, पलवार या मल्चिंग, ये क्या होता है। देखो इसमें आपको कुछ ऐसे ध्यान रखना है कि खेतों में फसल अवशेष की 10 से खेतों में फसल अवशेष की 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाकर अपरदन व वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि कृषि फसल के अवशेष को 10 से 15 सेंटीमीटर मोटाई में बिछाकर खेत का वाष्पीकरण
व अपरदन को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या किया, जैसे मान लो हमने धान की कटाई कर दी या फिर गेहूं कटाई कर दी, मान लो गेहूं कटाई कर दिया, तो अब क्या होगा कि अब हम जो फसल अवशेष जो बचा है, जैसे हम लोग पैरा कहते हैं, ठीक है ना, जो पैरा जो है आपका है, तो हमने उसके क्या कर लिया, अब उसको क्या करेंगे हम लोग कि खेतों के ऊपर इतनी मोटी 10 से 15 सेंटीमीटर परत उसे बिछा देंगे, है नहीं। तो मतलब धान काटा, उसका जो पैरा है उसको क्या किया हमने, बिछा दिया, है नहीं। तो अब उससे क्या होगा कि अब उससे ये होगा कि कभी भी मान लो बारिश अगर होगी तो वो डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं, वो मिट्टी जो पानी जो है, जल का बूंद वो मिट्टी पे घात नहीं करेगा, तो आपका क्या करेगा, और जो साधारण मिट्टी की जो नमी है वो भी, उसका वाष्प जो होगा वो नहीं जाएगा ऊपर, वो भी अंदर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी। मान लो कभी हवाएं तेज चली तो हवाएं सीधे आपके खेतों की मिट्टी पे प्रहार नहीं करेंगी, पहले जो फसल अवशेष है उस पर प्रहार करेंगी, है नहीं। तो ये आपका क्या है, आपका ये कहता है पलवार या मल्चिंग कहलाता है कि आपने फसल काटने के बाद अवशेषों को 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पे बिछा दो, ताकि कभी पानी गिरे, हवा चले तो वो डायरेक्ट आपको मिट्टी को नहीं प्रभावित करेगा और न ही उससे वाष्प बाहर निकलेगा। ठीक है। अब आपका एक बचा कौन सा, कृषि वानिकी। ठीक है, देखिए कृषि वानिकी। अब देखो कृषि वानिकी क्या होते हैं। कृषि वानिकी इसमें क्या होगा, इसमें आप खेतों के चारों ओर 2-3 पंक्तियों में पेड़ पौधे लगा देंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि कृषि भूमि के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर 2 या 3 पंक्तियों में वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा। देखो ये क्या आपका खेत है, ये क्या है, खेत है। अब हमने क्या किया कि खेत के देखो चारों तरफ यहाँ पर ऐसे 2 से 3 पंक्तियों में, सपोज करो 2 से 3 पंक्तियों में हमने लगा दिया वृक्ष। क्या लगा दिया, वृक्ष। अब वृक्ष ये क्या करेंगे, जाहिर सी बात जब हवाएं चलेंगी, वृक्ष क्या करते हैं, हवाओं की जो गति है उसको कम करते हैं, या जल के प्रवाह की गति को कम करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके खेत में डायरेक्ट हवा प्रहार नहीं करेगा, ना ही जल कोई प्रहार करेगा, बाढ़ उड़ आ गई तब भी प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसे फिर कृषि वानिकी किसे कहेंगे कि फसल के चारों ओर, कृषि योग्य जो फसल है, जो खेत है उसके चारों ओर 2 से 3 पंक्तियों में वृक्ष लगा देंगे, इससे हवाएं तेज नहीं चलेंगी, आगे मिट्टी को काटेंगी नहीं। ये है कृषि वानिकी। ठीक है, ये क्या है, कृषि वानिकी। ठीक है, ये समझ गए। बाकी आपका जो ये आपने पढ़ा था समुच्च रेखीय कृषि, समुच्च रेखीय कृषि या कंटूर फार्मिंग पढ़ा ना, कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग तो ये कहाँ होता है, पहाड़ों पे होता है। ये कहाँ पे होता है, ये पहाड़ों पे की जाती हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये पहाड़ों पर की जाती हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि
पहाड़ों के सबसे ऊंचे ढाल पर की जाती है। इसमें एक प्राकृतिक बांध यानी कि रुकावट बनाई जाती है, बनाया जाता है, जिससे मृदा अपरदन ना हो सके। तो ये पहाड़ों पे होता है, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने मृदा का ये क्या था, अंतिम क्लास था, मृदा क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भारत में वन क्षेत्र है यानी फॉरेस्ट एरिया है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।